नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम लोग करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे आज, संख्यात्मक प्रश्न। और आज का चैप्टर होगा लाइट यानी कि प्रकाश। और ये हम लोग स्पेशली ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं। ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस में आपको पता होगा कि साइंस का कितना वेटेज बढ़ गया है। आपको ग्रुप डी की सिलेबस यदि हम देखें, ग्रुप डी की सिलेबस की बातें करें कि ग्रुप डी में क्या क्या आने वाला है, तो आपको पता होगा कि मैथ से आने वाला है, मैथ से टोटल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरा रीजनिंग से यदि बातें करें, हम रीजनिंग की बातें करें तो रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और तीसरा हम साइंस की बातें करें, साइंस की बातें करें तो साइंस में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25, 25, 50 और 30, 80, सिर्फ 80 नंबर का वेटेज आपको ये 3 सब्जेक्ट ही दे रहा है, मैथ, रीजनिंग और साइंस। चौथे में आप आ जाते हैं तो आपको मिलता है क्या, जीके प्लस करेंट अफेयर्स, टोटल 20 क्वेश्चंस। जनरली मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते ही हैं, जनरली हम लोग मैथ पढ़ते ही हैं, रीजनिंग पढ़ते ही हैं, और लगभग सारे स्टूडेंट्स जीके और करंट अफेयर्स करता ही है। अब रही साइंस की बात है तो साइंस हम 25 नंबर का क्वेश्चंस ग्रुप डी में आ रहा है। यदि ये मजबूत पर्सन हो जाता है, किसी का पोर्शन ये मजबूत हो जाता है तो काफ़ी वेटेज हमको ग्रुप डी में साइंस से मिल सकती है। यदि हम इससे 15 से 20 क्वेश्चंस भी ले आते हैं, नंबर ले आते हैं, तो ग्रुप डी में हमें काफ़ी ज़्यादा चांस बन जाती है सेलेक्ट होने की, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि साइंस की कितनी वेटेज बढ़ रही है। तो साइंस हम पढ़ेंगे, और साइंस में आपको पता है कि फिजिक्स, साइंस में 3 पार्ट है, फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायो। इन तीनों में आपको पता होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और बायोलॉजी की थोड़ी कम है, पर बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। तो हम फिजिक्स भी करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे, पर स्टूडेंट्स की हमेशा यही शिकायत रहती है कि फिजिक्स में सर, फिजिक्स में तो हम थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। जैसे कि फिजिक्स में 2 पार्ट होता है, एक तो होता है थ्योरी, एक होता है थ्योरी और दूसरा होता है न्यूमेरिकल, मतलब संख्यात्मक प्रश्न। तो बच्चों का यही शिकायत रहता है कि सर थ्योरी तो हम किसी तरह से कर लेते हैं, रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, हो जाता है, पर न्यूमेरिकल्स सर बनता नहीं है। न्यूमेरिकल्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है और ये बन नहीं पाता है। तो हम ये बात उन बच्चों से कहना चाहेंगे कि साइंस वैसे तो रटने की चीज़ है नहीं कि इसको रटेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये तो समझने की चीज़ है और पढ़ने की, बार बार रिवाइज करने की चीज़ है। यदि हम समझ के पढ़ते हैं और बार बार रिवाइज करते हैं तो ये चीज़ें आसान हो जाती है। पर रटने की बातें आती है तो साइंस रटी नहीं जाती है, ठीक है ना। फिर भी आप चलो थ्योरी को तो किसी तरह से कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, स्पेशली फॉर ग्रुप डी के लिए, लाइट से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हम लाइट के अलावा और भी जितने सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, हम सारे चैप्टर से न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो ये हम बारी बारी से करेंगे। पहले लाइट कर रहे हैं, फिर साउंड करेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, फिर मैग्नेटिज्म करेंगे। मतलब टॉपिक वाइज हम सारे सब्जेक्ट को करेंगे, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज के क्लास में हम लाइट के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लाइट्स के न्यूमेरिकल्स को। आइए फ्रेंड्स, लाइट का न्यूमेरिकल पार्ट को करते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट और फॉर्मूला को देखेंगे जो कि आपको न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी मददगार साबित होगा, मददगार सिद्ध होगा। क्योंकि विदाउट कंसेप्ट के और विदाउट उस फॉर्मूले के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कंसेप्ट है, उनको जानना जरूरी है, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे तो ना ही आपको समझ में आएगी और ना ही आप बना पाएंगे। तो पहले हम कंसेप्ट को देख लेते हैं, फॉर्मूले को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट और फॉर्मूला।
कंसेप्ट एंड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफी मददगार साबित होगा। आप देखेंगे आगे कि कैसे। चलिए, पहला कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या कहता है कि यदि दो मिरर को सर्टेन एंगल पर रख दिया जाए, सपोज कीजिए कि ये एक मिरर है और ये एक दूसरा मिरर है। ये मिरर M1 हो गया और ये मिरर M2 हो गया। यदि दोनों मिरर को सर्टेन एंगल थीटा पे रख दिया जाए, जो कोण है थीटा कोण पे रख दिया जाए, और इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो इस मिरर के कारण इस ऑब्जेक्ट का टोटल प्रतिबिंब कितना बनेगा, टोटल इमेज का फॉर्मेशन कितना होगा, कुल इमेज की संख्या। तो आप याद रखेंगे कि सर्टेन एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन एंगल पर दो मिरर को रखा जाए और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, ये ऑब्जेक्ट है। तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा ना, नंबर ऑफ इमेज, ये कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा ये बनेगा 360 डिग्री बट्टी थीटा -1। आप इसको याद रखेंगे। ये टोटल इमेज की संख्या है, प्रतिबिंब की संख्या है कि टोटल कितना प्रतिबिंब बनेगा उसकी संख्या है ये, ठीक है ना। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा, यही आ सकता है कि दो मिरर को सर्टेन एंगल थीटा पर रख दिया जाए और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखे तो टोटल नंबर ऑफ इमेज की संख्या कितनी होगी, तो ये इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब इसमें भी स्पेशल केस है कि यदि हम पहले केस की बातें करें ए में कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। तो देखिए थीटा 90 है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिरर को आपस में परपेंडिकुलर रखना है, 90 डिग्री पर रखना है। एक मिरर ये हो गया और दूसरा मिरर ये हो गया, और इसको 90 डिग्री पर रख दिया जाए और इसके बीच में कहीं पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो ये होगी n बराबर 360 बट्टे थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 से भाग दे देंगे और -1 कर देंगे, यहाँ आएगा 4 - 1 3, यही आपका आंसर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 3। कैसे, तो एक इस दर्पण के द्वारा और एक दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण एक इमेज बनेगा, मतलब 3 इमेज टोटल बनेगा, ठीक है ना। दूसरा केस की बातें करें तो थीटा के वैल्यू यदि हम 0 डिग्री ले लेते हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, यानी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो इस केस में दोनों मिरर एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। देखिए ये हो गया M1 और ये हो गया M2, थीटा 0 है तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब दोनों पैरेलल हो गया, और इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, तो इमेज की संख्या होगी n 360 बट्टी थीटा कितना है 0, आप नीचे 0 देंगे और -1 करेंगे। आपको पता है कि किसी संख्या में 0 अनडिफाइंड है, मतलब डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा इनफिनाइट। मतलब ये कि यदि दो मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाए, यानी थीटा 0 डिग्री पर रखा जाए, तो नंबर ऑफ इमेज की संख्या इनफिनाइट होगी, मतलब अनगिनत प्रतिबिंब बनेंगे, इनफिनाइट प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंब की संख्या इनफिनाइट होगी, ठीक है ना। अब आते हैं केस नंबर 3 पर। यदि केस नंबर 3 ये कहता है सी नंबर कि यदि थीटा के वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, दैट इज, इसका मतलब अर्थात कि दोनों मिरर, ये मिरर हो गया M1 और ये मिरर हो गया M2, इस दोनों को 180 डिग्री, मतलब ये एंगल हो गया कितना थीटा 180 डिग्री, यदि 180 डिग्री पे रख दिया जाए दोनों को, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, इमेज की संख्या कितनी होगी। आई फ्रेंड्स, ये थीटा 180 डिग्री हो तो नंबर ऑफ इमेज की संख्या कितनी होगी, प्रतिबिंब कितना बनेगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब m क्या होता है 360 बट्टे 180 डिग्री और -1, ये काटेंगे तो 2 और 2 -1 मतलब 1। नंबर ऑफ इमेज की संख्या कितनी होगी, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, प्रतिबिंब की संख्या 1 होगी। क्यों, क्योंकि देखिए
ये दोनों को जो मैंने एक दूसरे के लीनियर कर दिया 180 डिग्री पे, तो एक तरह से ये कंप्लीट मिरर बन गया, एक ही मिरर बन गया ये। और एक मिरर बन गया और इनके बीच में तो जगह ही नहीं है, तो इनके बीच में यदि ऊपर रखेंगे ना तो इसके कारण एक ही रिफ्लेक्शन होगा और एक ही इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो इस तरह के केस बनते हैं, और भी कोई केस आएगा तो आप उनका निकाल सकते हैं। तो पहले तो यही आपका बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं ग्रुप डी में, यदि आपसे पूछा जाए तो आप बहुत तरह के जवाब इसमें दे सकते हैं, क्योंकि एंगल को जैसे जैसे चेंज करेगा आपको वैल्यू चेंज करता चला जाएगा। यदि थीटा 45 डिग्री भी ले ले, थीटा 30 डिग्री ले ले, थीटा 60 डिग्री ले ले, तो सारे थीटे पर, तो थीटा के किसी भी एंगल पर आपका कुछ ना कुछ इमेज निकलता है, ठीक है ना। तो आपको किसी भी एंगल पर सवाल पूछा जा सकता है। अब रही बात इसकी, हम बी की बातें करें। बी में ये स्पेशल केस है कि जब थीटा 0 डिग्री हो और दोनों को पैरेलल रखा जाए तो नंबर ऑफ इमेज इन्फिनिटी बनता है, मतलब अनंत बनता है, बहुत सारी बनता है, इन्फिनाइट बनता है। पर इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज जो होता है ना, आप याद रखेंगे, इसका यूज बहुरूपदर्शी में होता है। बहुरूपदर्शी में जब बहुरूपदर्शी का फॉर्मेशन किया जाता है ना, तो वहां पे मिरर को पैरेलल रखा, एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है। कैलिडोस्कोप होता है, ठीक है ना, कैलिडोस्कोप होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसका इस्तेमाल होता है परिदर्शी में, ठीक है ना, परिदर्शी में होता है, नहीं पेरिस्कोप। इसके बाद लुकिंग ग्लासेस, आईना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका यूज भी आप याद रखेंगे कि बहुरूपदर्शी में थीटा क्या होता है 0 डिग्री, यानी दोनों मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है। परिदर्शी में भी यानी पेरिस्कोप में भी थीटा क्या होता है 0 डिग्री, एक दूसरे को पैरेलल रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट बातें पे। आइए दूसरा कंसेप्ट की बातें करें या दूसरे फॉर्मूले की बातें करें तो क्या होगा। चलिए हम मिरर की बातें करते हैं। अब मिरर में पढ़ते हैं, देखिए दर्पण में कुछ फॉर्मूला होता है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो पहला क्या है, पहला है क्या कि R इज इक्वल टू 2F होता है, ये आपको पता होगा। जहां R क्या है, जहां R है वक्रता त्रिज्या, R क्या है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और F क्या है, F है दर्पण की फोकस दूरी। क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। और आपको पता है कि दूरी हमेशा दर्पण के पोल से मेजर करते हैं, दर्पण के ध्रुव से दूरी को मेजर की जाती है पोल से। तो वक्रता त्रिज्या भी दर्पण के ध्रुव से मेजर की जाएगी और फोकस भी। तो ये क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, और R क्या है वक्रता त्रिज्या दर्पण की, ठीक है ना, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये फोकल लेंथ। दूसरी बात है, यदि हम यहां से F निकालना चाहें तो क्या होगा, ये होगा R/2। क्लियर। चलिए तीसरा बात हम करें मिरर फॉर्मूला की बातें करें, मिरर फॉर्मूला की, यानी कि दर्पण सूत्र। तो आपको पता होगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है। एक बार हम सभी चीज को रिकॉल कर लेते हैं, फिर इस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स होगा जो आज तक ग्रुप डी में पूछा हुआ है और जो पूछने की संभावना है, हम सारे प्रॉब्लम्स को आपके सामने बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और वो भी सेकेंडों में। बस आप फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। आप इसको याद रखेंगे और इसमें आप स्टार लगा लीजिए, जितना स्टार लगाएंगे उतना ही कम है। क्यों, क्योंकि ये वो फॉर्मूला है जिस पर ना जाने कितने प्रॉब्लम्स को डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमेशा इससे क्वेश्चंस आने की संभावना बनी रहती है। तो इसको याद रखेंगे कि दर्पण सूत्र में ये यहाँ प्लस होता है 1/v + 1/u और बराबर के उधर 1/f होता है। जहाँ v क्या है, तो v है आपको प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, तो u है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और f क्या है, तो f है फोकस दूरी या फोकल लेंथ, फोकस दूरी। और आपको मैंने अभी बताया कि सारी दूरी दर्पण के ध्रुव से मेजर की जाती है, दर्पण के पोल से मेजर की जाती है, ठीक है ना।
चलिए यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं डी में, दर्पण की आवर्धन या दर्पण की मैग्निफिकेशन कहें, आवर्धन क्षमता कहें। तो आवर्धन की बातें हम करें, दर्पण की आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन की बातें करें, तो ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये क्या होता है मैग्निफिकेशन? तो ये कुछ नहीं, इसको m से डिनोट करते हैं। किससे? m से। m मतलब क्या हो गया? आवर्धन, मैग्निफिकेशन। ये होता क्या है? ये कुछ नहीं, साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज। बात देखिए, साइज या हाइट लिखिए, हाइट ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का आकार बोलिए या प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलिए, एक ही बात है। प्रतिबिंब का आकार बोलिए या प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलिए, एक ही बात है। और यहां पे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को बोलते हैं क्या? आवर्धन बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। सिंबल में लिखे तो क्या? सिंबल में लिखे तो ये होता है h डैश बटे h, जहां h डैश क्या है? h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h क्या है? वस्तु की ऊंचाई। इसका एक और होता है माइनस v बाय u। दर्पण में याद रखें यहां माइनस होता है। v क्या है? v है प्रतिबिंब की दूरी, जो यहां पर दिया हुआ है प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है? u है वस्तु की दूरी। बस इस बात को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इस पर भी बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को पूछा जा चुका है और अभी हम करेंगे भी, आपको पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कहां करेंगे। ठीक है ना? तो बस याद रखेंगे दर्पण में यहां माइनस होता है, यहां पे कुछ नहीं, यहां h डैश बाय h प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और यहां पे माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। इसको याद रखेंगे। ठीक है ना? अब आते हैं नेक्स्ट पर। यहां पर m, यदि m का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, यदि m का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा? m का वैल्यू नेगेटिव, यदि m का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो याद रखेंगे प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है? किस मिरर में? तो कनकेव मिरर में, मतलब अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखेंगे m के वैल्यू नेगेटिव, प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। और यदि m का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, m का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, यानी वर्चुअल बनेगा, काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है? कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक ना? मतलब उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो याद रखेंगे आवर्धन का वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। और कहां बनेगा? अवतल दर्पण में। यदि m का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक। और दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है ना? आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आइए फ्रेंड्स, तीसरा कंसेप्ट क्या है? तीसरा कंसेप्ट है स्नेल्स लॉ। आपको पता होगा स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। इससे भी कभी कभी आपको न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है। ठीक है ना? क्या होता है स्नेल का नियम? ये होता है साइन आई बट्टे साइन आर। मतलब ये आई क्या है? ये है आपतित कोण, और ये क्या है? आर, परावर्तित कोण। आपतित कोण की जया बट्टे परावर्तित कोण की जया का जो अनुपात होता है वो होता है क्या? μ2 बट्टे μ1। आपने पढ़ा होगा। ये μ2 μ1 क्या है? तो μ2 है अपवर्तनांक, किधर? जिधर r एंगल है उधर का अपवर्तनांक, और μ1 क्या है? जिधर I एंगल है उधर का अपवर्तनांक। मतलब साइन आई बटे साइन आर अपवर्तनांक का इनवर्स होता है। ठीक है ना? जो जिधर से
किरण इंसिडेंट होती है, रे इंसिडेंट होती है, उधर के अपवर्तनांक का इन्वर्स होता है, ठीक है ना। तो आई की तरफ के अपवर्तनांक उल्टा होता है और आर ऊपर होता है, तो ये इन्वर्स रेशियो होता है, ठीक है ना। तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ये क्या होता है? ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, सॉरी। क्या होता है ये? तो अपवर्तनांक को यदि म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से, तो ये होता है C अपॉन V। अपवर्तनांक का मान होता है म्यू इज इक्वल टू C अपॉन V। ये C क्या है? C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता होगा। और ये कितना होता है आपको पता होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है, ये न्यूमेरिकल्स, ये वाला। या कभी कभी ये भी पूछा जाता है 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। जब मीटर की बातें करेंगे तो पावर 8 होगा, और किलोमीटर की बातें करेंगे तो पावर 5 होगा, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है। और भी क्या है? तो भी है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस बात को याद रखेंगे आप। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बी क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल जो ये दिया हुआ है। तो इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं अपवर्तनांक। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है क्या? 5वां। ये आता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने इस कंसेप्ट से ही कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। अब इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे। क्रांतिक कोण की बातें करें, क्रिटिकल एंगल आपने पढ़ा होगा। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल मतलब क्रिटिकल एंगल को सी से डिनोट करें, सी से, तो आपको पता होगा कि इंसिडेंट एंगल मतलब आपतन कोण यदि इस क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए तो पूरी की पूरी परावर्तित किरण सेम मीडियम में परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। सेम मीडियम में परावर्तित हो जाती है। तो क्रांतिक कोण का साइन आपको होता है क्या? 1/μ। इस बात को याद रखेंगे। मतलब क्रांतिक कोण की ज्या साइन C इज इक्वल टू क्या होता है? 1/μ। म्यू क्या है? उस माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना। ये हो गया आपको क्रांतिक कोण। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेंस पे, ठीक है ना। लेंस पे आते हैं, चलिए। तो फ्रेंड आज हमने पढ़ा लाइट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और फॉर्मूला, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्रुप डी के जो न्यूमेरिकल्स आता है उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट इसके हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने कुछ कंसेप्ट को किया, बाकी जो कुछ कंसेप्ट बच गया है जो लेंस से कर रहे हैं, जो लेंस से रिलेटेड बातें हैं, जो फॉर्मूला है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की कंसेप्ट को पढ़ेंगे जो लेंस से रिलेटेड है। तो लेंस फॉर्मूला देखेंगे, लेंस की क्षमता देखेंगे, वो सब देखेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। तो आज जो हमने पढ़ाया आपको, इनको आप पढ़ेंगे घर पे, 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, बार बार रिपीट करके देखेंगे, ताकि आपको सारी फॉर्मूला याद हो जाए और आने वाले वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स आएगा उसको आप अपने मन से सॉल्व कर सकें। मतलब आपको बार बार फॉर्मूला याद ना करना पड़े, बार बार दिखाना पड़े, बल्कि डायरेक्ट आप क्वेश्चंस पे उसको अप्लाई कर सकें और जल्दी से जल्दी आप आंसर को दे सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए यदि और एक बात फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो आप उनको लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे, और चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।